नमस्कार, संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करने जाएंगे अपने जो टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें अपन पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D संक्रमण श्रेणी के सामान्य गुणों की। तो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। आज अपन और बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, अपन ने कहा सबसे पहले आज अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो रहेगा क्या, क्वथनांक तथा गलनांक। क्वथनांक तथा गलनांक। देखिए, अपन ने बात करी सबसे पहले संक्रमण तत्वों की। तो सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो धातुओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? धात्विक बंध, यानी इनके अणु जो होते हैं वो परबल बंधों से बंधे रहते हैं। तो इनके क्वथनांक और गलनांक है। क्वथनांक का मतलब क्या है? जैसे ठोस अवस्था को कितना गर्म करें कि वो किस में चली जाए? द्रव अवस्था में। ठोस से द्रव में जाने का मतलब अणुओं के मध्य उपस्थित बंधों को अपन क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो क्या कहेंगे? सभी संक्रमण तत्वों के, सभी संक्रमण तत्वों के क्वथनांक तथा गलनांक, क्वथनांक तथा गलनांक उच्च पाए जाते हैं। उच्च पाए जाते हैं क्योंकि इन श्रेणी के तत्व, इन श्रेणियों के अधिकांश तत्व, इन श्रेणियों के अधिकांश तत्व धातु होते हैं। धातु होते हैं। अधिकांश क्या? वैसे तो अधिकांश वर्ड लिखना तो गलत है। सभी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? तत्व धातु होते हैं। क्योंकि इन श्रेणियों के, तो क्या लिखेंगे? इन श्रेणियों के सभी तत्व, सभी तत्व धातु होते हैं तथा इनमें, तथा इन तत्वों के परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य परबल आकर्षण बल, परबल आकर्षण बल, आकर्षण बल, या मैं लिख दूं धात्विक बंध, धात्विक बंध, परबल आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अतः सभी के क्वथनांक गलनांक क्या पाए जाते हैं? अतः इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। अतः इनका क्वथनांक व गलनांक अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये तो हो गई जनरल बात। अब अपन पढ़ रहे हैं 3D श्रेणी। तो देखो, 3D श्रेणी के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे? 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में क्वथनांक व गलनांक का मान, क्वथनांक व गलनांक का मान स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, बढ़ता है। तथा इसके पश्चात, तथा इसके पश्चात Mn से जिंक तक, Mn से जिंक तक इनके मान में, इनके मान में पुनः कमी आ जाती है। ठीक है, तो अपन को कॉमन स्टेटमेंट याद रखने हैं। और कॉमन स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि सभी संक्रमण तत्वों के घनत्व और गलनांक और क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व कैसे पाए जाते हैं? उच्च पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अपने पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है क्वथनांक और गलनांक के बाद में, तो ये पूछे जाती है, दो चीजों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं अपन।
एक तो पूछी जाती है इनकी विद्युत ऋणता, और एक साथ पढ़ लेते हैं इसकी, तथा आयनन ऊर्जा। देखिए विद्युत ऋणता और आयनन ऊर्जा क्या होती है, पहले तो फटाफट ये देखिए। बात करें अगर किसकी, सबसे पहले विद्युत ऋणता की, किस पे डिपेंड करती है विद्युत ऋणता, होती क्या है। तो अपन ने कहा विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, तो अपन ने कहा बंद के इलेक्ट्रॉनों को, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने की, खींचने या आकर्षित करने की क्षमता, की क्षमता तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, यानी कोई बंद है ए और बी के मध्य, अब इस बंद के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ कौन ज्यादा खींच सकता है। जैसे मान लो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा, जैसे H और F, दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ले लेता है, ये H तो प्लस बन जाएगा और F माइनस बन जाएगा। दूसरा देखो, फिर आती है क्या, आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या कहते हैं, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश, और सबसे बाह्यतम कोश का दूसरा नाम क्या है, संयोजकता कोश, वैलेंस सेल, या कहें संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर, बाहर है ये ना, सही ले लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की, उस तत्व आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कारण नाभिक पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है, नेगेटिव, तो नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बल लगाता है, आकर्षण बल। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नाभिक था, ये बाहर, सबसे बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक इस पे क्या लगा रहा है, आकर्षण बल, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, इसकी आयनन ऊर्जा। दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, त्रिज्या पे। क्या कहते हैं कि त्रिज्या जितनी कम होती है, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसकी, एक तो विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा, या विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो अपन ने कहा इसके लिए अगर बात करें, तो अब बात करते हैं संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए। तो क्या लिखेंगे, 3D श्रेणी के लिए सभी तत्वों का आकार, सभी तत्वों का आकार लगभग समान पाया जाता है, लगभग समान पाया जाता है। अतः इन सभी तत्वों के लिए, अतः इन सभी तत्वों के लिए इनकी विद्युत ऋणता, इनकी विद्युत ऋणता
तथा आयनन ऊर्जा का मान भी, आयनन ऊर्जा का मान भी लगभग समान पाया जाता है, समान पाया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट गुण कौन सा है, तो अपन ने कहा नेक्स्ट गुण लेते हैं इनके लिए इनकी कठोरता और यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य। देखो कठोरता और यांत्रिक सामर्थ्य की बात करते हैं अपन। वैसे ही बताया सभी तत्व क्या होते हैं, धातु, और धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, कठोर। तो क्या लिखेंगे, संक्रमण श्रेणी के तत्व है, संक्रमण श्रेणी के तत्व है धातु होने के कारण, धातु होने के कारण कठोर कोमा उच्च यांत्रिक सामर्थ्य वाले, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य कोमा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय कोमा तन्य होते हैं, तन्य होते हैं। देखो कठोरता को समझते ही हो, धातुएं हमेशा कैसी प्रकृति की होती है, कठोर। जैसे लोहे का टुकड़ा लो, कैसा है, एकदम मजबूत है। यांत्रिक सामर्थ्य क्या होता है इनका, उच्च। जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, रेल की पटरियां बिछाने में, हर जगह अपन किसका उपयोग करते हैं, लोहे का। लोहे एक प्रकार की क्या है, धातु, यानी इनका यांत्रिक सामर्थ्य क्या पाया जाता है, उच्च। नेक्स्ट है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होती है कि जब इन पर अपन चोट करें तो ये क्या करती, टूटती नहीं है, ये चादर के रूप में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। नेक्स्ट है तन्य। तन्यता क्या होती है कि जब अपन इनको बल लगाकर खींचते हैं तो अभी ये टूटते नहीं है, पतले तार के रूप में क्या हो जाते हैं, अपनी लंबाई से खिंच जाते हैं। तो ये जो है सभी तत्व है कैसे होते हैं, कठोरता, इनके सभी तत्व धातु होने के कारण ये कठोर, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, आघात वर्धनीय और कैसी प्रकृति के होते हैं, तन्य प्रकृति के होते हैं। इन सभी गुणों की बात करें 3D के लिए तो क्या कहेंगे, 3D श्रेणी में इन सभी का मान, इन सभी गुणों का मान वही वापस है, स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है तथा Mn से जिंक तक पुनः घटता है, पुनः घट जाता है। ठीक है जी, ये हो गई अपनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट गुण की। देखो नेक्स्ट जो गुण आता है वो आता है किसका, इनमें उत्प्रेरक का। देखिए उत्प्रेरक की अगर बात करें तो अपन ने कहा उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो अपन ने कहा ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन इनकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या कहेंगे, सभी संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, सभी संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक, तथा इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अतः इनका उपयोग, अतः इनका उपयोग ऑक्सीकरण कोमा अपचयन कोमा हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण कोमा हेबर विधि
कोमा संपर्क विधि, और भी बहुत सारी हैं, कोमा डैश 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 आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। देखो एग्जाम्पल देखो आप इनके, जैसे उत्प्रेरकों की बात करी अपन ने, तो अपन ने कहा जैसे ओलिफिन्स होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दें अपन, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो हाइड्रोजन को जोड़ो, तो CH3 ठीक है। हाइड्रोजन के लिए अपन जनरली किसको काम में लेते हैं, निकल, Pt और Pd, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है, हाइड्रोजन का जुड़ना। नेक्स्ट देखो, अगर अपन यहाँ पर एल्कीन लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, तो ये क्या बन जाता है, बहुलक। एथीन का बहुलक क्या होता है, तो अपन ने कहा पॉलीथीन होता है, पॉलीएथीन। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र क्या होता है, R3 एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, यानी यहाँ कौन सी धातु काम आती है, Ti, टाइटेनियम काम आती है। नेक्स्ट देखो, संपर्क विधि क्या होती है, तो SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू SO3, कौन काम आता है यहाँ पर, V2O5, सही है। और देखिए ऑक्सीडेशन में देखिए, अब ने कहा एल्कोहल लिया, एल्कोहल का क्या करा दें, ऑक्सीडेशन, तो एल्कोहल किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में, कौन काम आता है यहाँ, फेटान अभिकर्मक, ठीक है। अब ये फेटान अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2, Fe जो है वो कौन सी धातु है, 3D, यानी संक्रमण श्रेणी का तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे संक्रमण तत्व हैं, जैसे एल्डिहाइड ले लो, तो अपन ने कहा एल्डिहाइड लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है, एसिड में। अपन ने कहा उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आता है, यहाँ पर एमन काम में आता है, मैंगनीज है उसको उपयोग में लिया जाता है। यानी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इनमें, तो अपन ने कहा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अब इनके लिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक। देखो एरस समीकरण मिति यौगिक, समीकरण मिति यौगिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक बोला जाता है। देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक क्या कहते हैं कि धनायन और ऋणायन का हमेशा एक निश्चित अनुपात ही होता है यौगिक में, तो क्या कहेंगे, किसी यौगिक में, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु कुछ तत्व है, परंतु कुछ संक्रमण तत्व है, कुछ संक्रमण तत्व है। ये जो नियम है ना, ये स्थिर अनुपात का नियम था, कुछ तत्व है स्थिर अनुपात संगठन नियम, स्थिर अनुपात संगठन नियम की पालना नहीं करते, नियम की पालना नहीं करते हैं, और ये अगर इस नियम की पालना नहीं करेंगे तो फिर वो यौगिक क्या कहलाएंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, क्या लेते हैं, संक्रमण श्रेणी का एक तत्व है कॉपर, ये बनाता है Cu2S, क्या बोला जाता है इसको, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्या कहेंगे, में कॉपर और सल्फर, कॉपर और सल्फर का अनुपात, का अनुपात कितना होना चाहिए था, 2:1 होना चाहिए, परंतु वास्तव में यह अनुपात, वास्तव में यह अनुपात कितना पाया जाता है, 2 की जगह होता कितना है कॉपर,
1.7 अनुपात 1 होता है। ठीक है, यानी इसमें स्टाइकियोमेट्रिक जो होती है वो फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास में पॉइंट अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक इंटरस्टेशियल कंपाउंड कैसे होते हैं? देखो, अब मैंने कहा धातु जो होती है इसके अणु, कोई भी परमाणु को अपन हमेशा कैसा लेते हैं? गोलाकार। तो ये एक दूसरे के नजदीक नजदीक स्थित होते हैं ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में थोड़े कहाँ रहते हैं? दूर दूर, और गैस अवस्था में बहुत ही दूर दूर। संक्रमण धातुएं जो हैं वो कैसी प्रकृति की हैं? ठोस। तो अपन ने कहा इसमें जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक स्थित होंगे। लेकिन देखो, कितने भी नजदीक स्थित हो, जब ये इस तरह से संरचना बनाएंगे तो इस संरचना में देखो ये बीच बीच में क्या रह गए? खाली स्थान रह गए। ये जो खाली स्थान है ये क्या कहलाते हैं? अंतराकाश कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाते हैं। अब इन अंतराकाशों में क्या होता है कि जब छोटे अणु हैं जिनका आकार इन अंतराकाशों के बराबर है, वो आके यहाँ पर ऐसे फिट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे ये यौगिक और भी ज्यादा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में कोई वास्तविक बंध नहीं होते, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? अंतराकाशी यौगिक। ठीक है, तो क्या कहेंगे? छोटे परमाणु तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन जैसे जैसे छोटे अणु संक्रमण परमाणुओं के, संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के मध्य, संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में प्रवेश करके अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये कौन सा यौगिक आएगा वो डिपेंड करता है किस पर? इस अंतराकाश स्थल पर। तो क्या लिखेंगे? इन यौगिकों का निर्माण, इन यौगिकों का निर्माण अंतराकाश स्थल पर निर्भर करता है। स्थल पर निर्भर करता है, यानी कितनी जगह है ये डिपेंड करेगा इन परमाणु। जैसे परमाणु छोटे छोटे हैं तो इनके बीच में जो जगह बनेगी वो भी क्या बनेगी? छोटी छोटी। जैसे एक ट्रे में लड्डू रखने हैं तो बनेगा लड्डू रख दिए। अब मैं आपको एक क्रिकेट वाली बॉल देके कहूँ कि इन लड्डुओं के बीच में जो जगह है वहां पे रख दो, बताओ रख सकते हैं क्या? तो अपन ने कहा लड्डुओं को रखेंगे तो उनके बीच में रिक्त स्थान तो बनेंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं बनेंगे कि अपन क्रिकेट की बॉल को वहां पे रख सके। लेकिन अब अपन कहें कि अपन लड्डुओं को हटा के और बहुत सारी जगह पे अपन फुटबॉल रख देते हैं। अब फुटबॉलों का आकार क्या है? बड़ा, तो उनके बीच में जो अंतराकाश स्थल बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? बड़े। अब बताओ उन स्थलों के अंदर क्रिकेट की बॉल है वो आसानी से आ सकती है? तो अपन कहेंगे बिल्कुल आ सकती है। तो कौन सा अणु यहाँ पर आके जुड़ता है ये डिपेंड करता है अंतराकाश स्थलों पर। ठीक है जी, ये थे कुछ छोटे मोटे अपने पास पॉइंट्स। इनमें से कभी कभी जनरली कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आता है एक अपने पास में इस पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है बाइनरी कंपाउंड्स, जिन्हें बोला जाता है द्विअंगी यौगिक। बाइनरी कंपाउंड्स, देखो क्या होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स? देखो, बाइनरी से तो स्पष्ट है जिसमें दो ही होंगे। एक तो खुद संक्रमण धातु है, वो किसी और से जुड़ती है। तो जनरली किसी और से जुड़ती है वो क्या होता है? अधातु होता है। तो क्या कहते हैं? संक्रमण धातुएं, संक्रमण
धातुएं सामान्यतः किसी अधातु से रिएक्शन कर किसी अधातु परमाणु से अभिक्रिया कर द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करती है। द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करती है। अब अपने सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है क्या, संक्रमण धातु जब किससे जुड़ जाए, ऑक्साइड। ऑक्साइड होता है जिसपे -2 हो। और दूसरा जो है वो दे रखा है हैलाइड, यानी जब किससे जुड़ जाए, अक्स माइनस। अक्स माइनस क्या हो सकता है, जनरली क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या चलो फ्लोरीन भी ले लेते हैं, फ्लोराइड। ठीक है, तो अपन ने कहा कोई भी धातु है, ये अपने पास में मेटल है, इस पे कितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, ये ऑक्साइड से जुड़ जाएगी। और अगर इसकी बात करें तो कोई भी धातु है किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में हो सकती है, किस पे जुड़ जाए, हैलोजन पे जुड़ जाए। सही है, तो अपन दोनों को एक एक टेबल बना के पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन किन को पढ़ते हैं, ऑक्साइड्स को पढ़ लेते हैं। तो देखिए ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। देखो अभी मैंने बताया ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो क्या कहलाता है, ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -1 हो तो क्या कहलाता है, परऑक्साइड। और एक ऑक्सीजन पे आधा माइनस का हो तो वो क्या कहलाता है, सुपर ऑक्साइड कहलाता है। तो देखिए 3D संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे अपन। तो अपन ने कहा सबसे पहले तो लिखते हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से हैं जी, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी इधर लिख लेते हैं। कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है, तो अपन ने कहा ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं। +3 दर्शा सकते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और अधिकतम कितनी दर्शा सकते हैं, +7। ठीक है जी, बनाते हैं एक एक तत्व के। सबसे पहले देखो स्केडियम का +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्या, नहीं। +2 होती है क्या, नहीं। कौन सी पाई जाती है, +3। तो देखो स्केडियम पे क्या बनाना है, +3, ऑक्सीजन पे -2। तो अपन केमिस्ट्री में लिखते समय पहले धनायन को और बाद में किसको लिखते हैं, ऋणायन को। और जब इसका यौगिक बनाते हैं तो इनके चार्ज जो होते हैं, आवेश, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी सूत्र क्या लिखेंगे, Sc2O3, यानी यहाँ जो लिखा होता है वो इसका आवेश, यहाँ जो लिखा होता है वो इसका आवेश। तो स्केडियम का ऑक्साइड क्या बन जाएगा, Sc2, और ये क्या बन जाएगा, O3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टाइटेनियम की। टाइटेनियम पहले बनाएगा +1 में, पाई जाती है +1, बिल्कुल। ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ti2O। तो ये तो लिख दिया पहली ऑक्सीकरण अवस्था में। तो अपन ने कहा पहली में बनाएगा, तो अपन ने इसको लिखा, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको ये आराम से दिखाई दे जाए। पहला बनेगा Ti2O। ठीक है जी, उसके बाद देखो टाइटेनियम पे +2 हो, ऑक्साइड पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ti2O2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, TiO, सरल अनुपात में लिखे जाते हैं हमेशा। तो ये क्या बन गया, TiO। फिर देखो टाइटेनियम पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +3, ऑक्साइड पे -2, सूत्र क्या बनेगा, Ti2O3। तो ये बना दिया अपन ने Ti2, ये O3। अब बताओ टाइटेनियम और कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, +4 में, ऑक्साइड पे -2, तो Ti2O4, सरल अनुपात लेंगे तो 1:2। तो +4 में कौन सा आ जाएगा, TiO2। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको बना लेंगे।
अब देखो नेक्स्ट तत्व कौन सा है, वेनेडियम। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, तो अपन ने कहा +1 से लेके कहाँ तक होती है, +5 तक होती है। तो बनेंगे ऐसे ही, तो अपन ने कहा इनको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले +1 में क्या बनेगा, वापस से वही V2O, 2 में क्या बनेगा VO, फिर 3 में क्या बनेगा, तो अपन ने कहा इसको बना देते हैं V2O3, फिर बताओ 4 में क्या बनेगा VO2। अब एक नया आ गया, तो देखो वेनेडियम पे +5, ऑक्साइड पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो V2O5। अभी बताया था ना उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, क्योंकि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही कौन सी स्टेबल है, 5V। तो क्या कहेंगे 5 में क्या बन जाएगा V2O5। ठीक है जी, यहां तक बात हो गई। अब आता है नेक्स्ट तत्व है, तो बनने का नेक्स्ट कौन है, क्रोमियम। तो देखो क्रोमियम के लिए बनाते हैं, ये देखिए क्रोमियम के लिए कहें तो कहां से कहां तक होती हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं, +1 से लेके +6 तक होती हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या बनेगा, वही Cr2O, फिर क्या बनेगा CrO, फिर क्या बनेगा Cr2O3, फिर क्या बनेगा CrO2, 5 हो तो Cr2O5। अब बताओ Cr की और कौन सी हो सकती है, +6, ऑक्साइड पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो C2O6, सरल अनुपात में लेंगे तो क्या आ जाएगा 1:3। सूत्र क्या हो जाएगा CrO3। ठीक है, जब ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाई थी तो क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड देके पूछ लेता है कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो जो कम ऑक्सीकरण अवस्था में वो सब कैसे हैं, क्षारीय। तो ज्यादा में है वो कैसे हो जाएंगे, अम्लीय। और जो बीच वाले हैं उनकी प्रकृति कैसी मानी जाएगी, उभयधर्मी। देखिए Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो अपन ने कहा +1 से लेके हाईएस्ट कितनी पाई जाती है, +7 पाई जाती है। तो देखिए पहला बनाते हैं, Mn का फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो क्या बनेंगे Mn2O। ज्यादा स्टेबल होती है क्या Mn की, नहीं। तो ऐसा मिलेगा कि आपको नहीं। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +2, अर्धपूरित स्थायित्व के कारण। तो क्या बन जाएगा MnAO। फिर बताइए +3 हो तो Mn2O3, उसके बाद बताओ क्या बन जाएगी MnAO2, फिर क्या बनेगा Mn2O5, 5 हो तो 6 हो तो MnAO3। अब एक नया आ गया, देखो Mn पे क्या हो +7, ऑक्साइड पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Mn2O7। सही है, तो लिख देते हैं इसका +7 में Mn2O7। ठीक है जी। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाई थी तो बताया था लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती हैं, अंतिम तत्वों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा स्थायी होती हैं। तो अब अपन बात करते हैं Fe की। +1 दर्शाता है क्या, जनरली नहीं। कौन सी दर्शाता है, +2 और +3। +2 में क्या बनाएगा FeO, और +2 में 3 में क्या बनाएगा Fe2O3। देखा ना आपने, जंग का सूत्र होता है वो इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा और ले लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम भी +1 नहीं दर्शाता है, जनरली यही दर्शाता है। तो कोबाल्ट की क्या हो जाएगी, ये तो +2 में, और ये किस में हो जाएगी +3 में। नेक्स्ट देखिए निकल। निकल कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, तो अपन ने कहा एक तो दर्शाता है +2, एक दर्शाता है +4। तो देखो +1 नहीं दर्शाता, +2 दर्शाता है, तो क्या बन जाएगा NiO। +4 में क्या बना देंगे NiO2। ठीक है, फिर बताइए निकल के बाद में कौन आता है, कॉपर। अपन ने कहा कॉपर की बात कर लेते हैं अपन, तो अपन ने कहा कॉपर जो है उसके लिए ये बना लेते हैं। तो देखो कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, +1 और ज्यादा से ज्यादा +2। +1 में स्टेबल होता है, तो +1 में क्या बनाएगा Cu2O। अभी क्यूप्रस सल्फाइड बनाया था, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाया था, अब ऑक्सीजन लगा दिया। और +2 में क्या बनाता है CuO। सही है, फिर बताइए लास्ट जिंक।
तो बनेगा जिंक की बात और कर लेते हैं। अब जिंक के लिए कहें तो बनेगा जिंक, देखो क्या बनाता है, पहला जनरली +1 तो दर्शाता नहीं है, लेकिन अगर दर्शाए तो बनेगा ZnO, Zn2O। देखा है कभी? जनरली नहीं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है? +2। तो +2 में क्या बनाता है? ZnO बनाता है। ठीक है, यानी ये इनके क्या होते हैं? ऑक्साइड। यानी सभी धातुओं की रिएक्शन है वो किससे करा देनी है अपन को? तो अपन ने कहा ऑक्साइड से, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसमें थोड़ा दिक्कत था क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। अब हैलाइड्स बनाएंगे बहुत ही आसान, क्योंकि हैलोजनों पे एक ही आवेश होता है, कौन सा? -1। धातु की तरफ लिख देंगे, एक होता है उसको अपन जनरली लिखते नहीं है। तो देखो अब बनाते हैं अपन इसका सेकंड। सेकंड जो है वो क्या बनेगा? तो बनेगा, अब बनेगा इसका हैलाइड। पहला जो था वो तो क्या बनाया था? ऑक्साइड बनाया था। तो देखिए वही वापस से पहले क्या लिखेंगे? सीरीज। तो अपने का इधर तो 3D श्रेणी के तत्व लिखते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमन, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कौन कौन सी दर्शा सकता है? +1, +2, +3, +4, +5, +6 और हाईएस्ट कितनी है? +7। देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो अपन ने कहा सबसे पहले देखो कौन सा तत्व है अपने पास में? अपन ने कहा स्केडियम। +1 दर्शाता है क्या? नहीं। +2 दर्शाता है क्या? नहीं। अब कौन सी दर्शाएगा? +3। तो देखो सिंपल है, स्केडियम है उस पे चार्ज है, हेलोजन पे -1, उसको तो लिख दिया स्केडियम के आगे, स्केडियम का चार्ज लिख दिया किसके आगे? हेलोजन के आगे। सही है ना? अब देखो हेलोजन यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? तो अपन ने कहा अक्स की जगह हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। लेकिन संक्रमण धातुओं का आकार छोटा होता है। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन तो सामान्यतः रिएक्शन करता नहीं, और इधर से इधर जाएंगे तो आकार में क्या हो गई? वृद्धि। जिनका आकार समान होता है वो हमेशा मजबूत बंध बनाते हैं। तो जनरली यहाँ पर कौन सा हैलाइड जोड़ा जाता है? क्लोराइड जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा तत्व आता है, कौन है? Ti, टाइटेनियम। +1 दर्शाएगा तो क्या बनाएगा? Ti(X). +2 दर्शाएगा तो क्या बनाएगा? Ti(X2). +3 बनाएगा तो क्या बनाएगा? Ti(X3). और हाईएस्ट कौन सी होती है? Ti(X4). जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, अपन ने कहा Cl जोड़ दो तो TiCl4, अभी बताया था ना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपन ने कहा कौन सा तत्व है? वेनेडियम। फर्स्ट में बनाए तो Vx, सेकंड में बनाए Vx2, थर्ड में बनाए Vx3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो Vx4, 5 हो Vx5, जैसे VCl5। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आता है? तो अपन ने कहा क्रोमियम बनाते हैं। क्रोमियम की पहली ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दूसरी हो तो +2, थर्ड हो तो X3, 4 हो तो X4, 5 हो तो CrX5 और हाईएस्ट कितनी होती है? 6, CrX6, जैसे CrCl6 या क्रोमियम +1 में स्टेबल होता है तो क्रोमियम है, ये क्या बना दिया इसका? क्लोराइड। +2 है तो CrCl2। कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ाते हैं किसके लिए? नेक्स्ट Mn के लिए। देखो Mn की +1 में क्या बनेगा? MnX। +2 में क्या बनेगा? MnX2। +2 स्टेबल होती है, जैसे बना दिया MnCl2। +3 में क्या बनाएगा? MnX3, 4 में MnX4, 5 में MnX5, 6 में MnX6 और हाईएस्ट +7 MnX7 में। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं किसके लिए? Fe।
+1 नहीं दर्शाता, +2 दर्शाता है। तो Fe(X2), जैसे एग्जाम्पल FeCl2। +3 हो तो FeX3, जैसे FeCl3। कोई दिक्कत नहीं। फिर बनाते हैं किसके लिए, कोबाल्ट, वही कोबाल्ट वापस से। +2 है तो COX2, जैसे COCl2। 3 है तो COX3, जैसे COCl3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी आती है, अपन ने कहा नेक्स्ट आता है निकल। निकल के लिए बताओ, +2 हो तो NiX2, जैसे NiCl2। +3 दर्शाता नहीं, +4 में क्या दर्शाएगा, NiOX4, जैसे NiCl4। नेक्स्ट कौन है अपने पास में, कॉपर। कॉपर के लिए बात करते हैं तो क्या बनाते हैं, CuOx, जैसे CuCl, सही है। और 2 हो तो CuOx2, जैसे CuCl2। कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट अपने पास में लास्ट कौन आता है, जिंक। तो जिंक +1 दर्शाता है क्या, नहीं, लेकिन बना देते हैं तो ZnOx, जैसे ZnCl। और जनरली कौन सी दर्शाता है, Ox2, तो बना दिया ZnCl2। यानी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अलग अलग जो तत्व होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, अलग अलग प्रकार की ऑक्साइड और हैलाइड बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए अपने पास में सबसे पहले क्या है, 3D संक्रमण श्रेणी। ठीक है, 3D संक्रमण श्रेणी को ही क्या बोला जाता है, तो अपन ने कहा इसे ही कहा जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। देखिए क्या क्या अपन को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है इस श्रेणी के तत्व याद करना और उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना। फिर आता है इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन ने याद कर लिया तो इन तत्वों के लिए क्या लिखनी आनी चाहिए अपन को, ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवस्था लिख लिया तो फिर इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इनके चुंबकीय गुण निकाल सकते हैं। चुंबकीय गुणों के बाद में जनरली क्या पढ़ी जाती है, इनकी त्रिज्या। ये तो है चारों, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन जो है वो किसका पूछा जाता है, घनत्व का, या फिर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है किसका, इन धातुओं के यांत्रिक सामर्थ्य का, या यांत्रिक सामर्थ्य के साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका, कठोरता का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो किसका पूछा जा सकता है, इनके लिए क्वथनांक और इनके गलनांक का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके उत्प्रेरकीय गुणों का। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो उत्प्रेरकीय गुणों के अलावा ये क्या बनाते हैं, अंतराकाश यौगिक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंतराकाश यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद में इनके लिए पूछा जा सकता है क्या, विद्युत ऋणता और इनकी आयनन ऊर्जा का। सही है। उसके अलावा देखिए इनके अलावा ये जो यौगिक होते हैं, कठोरता पूछ लिया, ये सब हो गया। इसके बाद में क्या बनाते हैं, ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक, यानी अरस समीकरण मिति यौगिक, समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। क्या कहते हैं, इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। और इसके बाद में एक जो टॉपिक आता है वो आता है किसका, बाइनरी कंपाउंड्स का, यानी यहाँ पूछा जाता है किसका क्वेश्चन है, द्विअंगी यौगिकों का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये अपन ने कवर कर लिए, जिनमें से मैं आपको फिर बता देती हूँ ये चार जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इन चारों को तो आपको बिल्कुल कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट के। नेक्स्ट में बात करेंगे इस श्रेणी के दो और रह गए, 4D और 5D। अब बचेगा कंपैरिजन कि 3D में ऐसा होता है, 4D 5D में इस तरह से होता है, तो उसके कारण वगैरह क्या है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।